दिनेश उपाध्याय। साथियों, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि शांति पर्व की संरचना क्या है। इसमें कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, क्या क्या इसमें खंड हैं, पर्व हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके नाम पढ़े थे, उनका बेसिक एक इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो शांति पर्व है, वो शांति पर्व में जो पहला खंड है, जो पहला खंड है राजधर्मानुशासन या राजधर्मानुसार या राजधर्म सिर्फ जिसको हम कह सकते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो राजधर्म के ऊपर हम जो पूरी की पूरी क्लास करेंगे वो उसके हर एक उल्लेख, हर एक प्रावधान का एक डिटेल वाला पार्ट होगा। तो आपको अगर एग्जाम में इन केस अगर राजधर्म से रिलेटेड कुछ भी बातें आएंगी तो वहां पे आप आसानी से समझ पाओगे कि हाँ, इसका उल्लेख शांति पर्व में किया गया है, इसका उल्लेख शांति पर्व में नहीं किया गया है। तो आप डिसइंटीग्रेट कर पाओगे, एलिमिनेट कर पाओगे। इस तरीके से अप्रोच हमारी होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बेसिक बात है ये समझ लेते हैं कि हम शांति पर्व के बारे में क्या पढ़ चुके हैं। महाभारत का सिनारियो था, आपको पता है महाभारत का युद्ध चल रहा था। उसमें आपको पता है कि महाभारत की जो है लेखन शैली तीन प्रकार से हुई है, जय, भारत और महाभारत। ठीक है। फिर आपको पता है इसमें 18 पर्व है, हमने ये भी देखा था। अलग अलग पर्वों के नाम, उनके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से पर्व होते हैं, उनमें क्या क्या उल्लेख किया गया। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है, 12वां पर्व है, और इसमें भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को कुछ महत्वपूर्ण राजधर्म, आप धर्म और मोक्ष धर्म की कुछ बातें सिखाई गई हैं। उसके बाद इसमें खिल भाग है, उसके बाद इसमें महाभारत में कुछ महत्वपूर्ण रत्न है, जैसे आप श्रीमद् भागवत गीता कह सकते हो, विष्णु सहस्त्रनाम कह सकते हो, विदुर नीति कह सकते हो, यक्ष प्रश्न कह सकते हो। ये कुछ महत्वपूर्ण और संसुद जो है संसुद जातीय, ये जिसमें उद्योग पर अध्यात्म, उद्योग किस तरीके से मेहनत और किस तरीके से कूटनीति चली जाती है, किस तरीके से अध्यात्म की तरफ बढ़ा जाता है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। महाभारत के आदि पर्व के बारे में कुछ इसमें उल्लेख ये भी आया है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब यहाँ पे भीष्म को यहाँ पे जो है वध करने का जो है यहाँ पे जो प्रकोप के रूप में यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देख सकते हो आप यहाँ पे। बट वहां पे अर्जुन उनको रोक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अंतिम रूप से अर्जुन जब उनका वध या फिर कहीं ना कहीं उनको मारते हैं या मारने के लिए प्रयास करते हैं, तो सरसैया पर उनको स्थापित कर देते हैं। इनकी मृत्यु तो नहीं होती है भीष्म की, परंतु ये सरसैया पर स्थापित हो जाते हैं। इच्छा मृत्यु का इनके पास वरदान था। इन्होंने यहीं पे इच्छा रखी कि जब तक कि पूरा महाभारत युद्ध समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैं इस मृत्यु के जो है काल में कहीं ना कहीं नहीं जाऊंगा, तब मैं युद्ध देखने के पश्चात यहाँ पे जाऊंगा। तो इसके पश्चात आपको एक बात पता होना चाहिए, जब युधिष्ठिर को ये पहनाया जा रहा था, ठीक है, क्या पहनाया जा रहा था, राज सिंहासन और उनको राज मुकुट दिया जा रहा था, तो उसका उन्होंने कहीं ना कहीं तिरस्कार किया और उनको मना किया कि मैंने या हमारे जो पांडवों की विजय हुई है वो कहीं ना कहीं अपने भाइयों को, अपने गुरुओं को मार करके हुई है, अपने लोगों को मार करके हुई है, तो हमें इसका हक नहीं है। हम इस तरीके से राज सिंहासन को नहीं स्वीकारेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण उनको ले जाते हैं भीष्म जी के पास, और भीष्म उनको बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट ज्ञान देते हैं, वो है 12वें पर्व का, शांति पर्व का ज्ञान। तो इस शांति पर्व का ज्ञान मुख्य रूप से तीन खंडों के अंतर्गत दिया जाता है, राजधर्म, आपधर्म और मोक्ष धर्म। तो हमने मुख्य रूप से इनकी बेसिक संरचना के बारे में डिस्कस कर लिया है कि जो शांति पर्व है उसकी संरचना क्या है, उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने देख लिया। आप राजधर्म के बारे में हमने देखा, ठीक है, पिछली क्लास में। फिर हमने आप धर्म का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया। फिर उसके बाद हमने मोक्ष धर्म के बारे में देखा कि इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या मुख्य इसमें प्रावधान है। हमने विशालता के बारे में समझा। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है कि कैसे ये जो राजधर्मानुशासन है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाता है। राजधर्मानुशासन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको यही पता होना चाहिए कि राजधर्मानुशासन पर्व है क्या। मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ कि राजधर्मानुशासन पर्व मीन्स ये होता है कि किसी भी प्रकार का राजा का जो दैनिक क्रियाकलाप है, ठीक है, राजा का जो दैनिक सामान्य परिस्थितियों में, ठीक है, सामान्य से जो परिस्थितियां हैं, सामान्य परिस्थितियों में उसका क्या यहाँ पे परिस्थितियां जो होती है सामान्य परिस्थितियों, उसमें वो वहां पे वो कौन कौन सी गतिविधियां अपनाता है। सबसे पहली गतिविधि उसकी होती है प्रजा का कल्याण या फिर राज्य को, राज्य कल्याण पे काम करना या प्रजा कल्याण पे काम करना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड बहुत अच्छे से जनरली आप देख सकते हो यहाँ पे, वो होता है प्रजा रंजन। प्रजा के कहीं ना कहीं सुख में, है ना, क्या करना, आगे बढ़ना। प्रजा के सुख में राजा को अपना सुख ढूंढना और प्रजा के दुख में राजा का दुख होना, प्रजा के दुख का निवारण करना। तो इस तरीके की गतिविधि है यहाँ पे राजा राजधर्म अनुशासन में देखते हैं। इसमें युधिष्ठिर को जो वक्ता है, यहाँ पे जो वक्ता है वो कौन है, भीष्म पितामह है। और भीष्म पितामह जो है क्या करते हैं, युधिष्ठिर को जो श्रोता है, श्रोता कौन है यहाँ पे, युधिष्ठिर है। तो श्रोता युधिष्ठिर जो है उनको बहुत सारे राजधर्म, राजपाट के संचालन को लेकर के विस्तार से समझाते हैं कैसे क्या राजपाट चलता है, कैसे क्या हमें
जो है उस समय के हिसाब से कैसे गणराज्य काम करते हैं, कैसे राज्य संचालित होता है, तो इन सब की जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, विस्तारित जो जानकारी वो इसमें दी जाती है। हमें इसमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राजा को राज्य कैसे चलाना है, ठीक है, राजा को राज्य कैसे चलाना है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसका अगर आप विस्तारित रूप देखोगे तो आपको मिलेगा वो कि एक राजा को राज्य कैसे चलाना है, तो इसका विस्तारित रूप देखोगे वो राजधर्मानुशासन में। और दूसरी बात है, इसको अपने आप में संविधान का दर्जा भी है, प्राचीन कालीन ये संविधान का इसको एक दर्जा भी प्राप्त है। अब हमें ये समझना है कि आखिर इनमें वर्णन किस तरीके की बातों का किया गया है। आखिर ये राज्य की उत्पत्ति या जो एक प्रकार का जो एक मत्स्य न्याय की परंपरा है, ये कैसे यहाँ पे जो है देखी जाती है और कैसे यहाँ पे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम समझते हैं राज्य की उत्पत्ति को लेकर के बातें क्या है। राज्य की उत्पत्ति को लेकर के एक बात आपको पता होगी, मत्स्य न्याय की परंपरा इसने भी मानी है। शांति पर्व के अंतर्गत भी आपको ये मिलेगा कि मत्स्य न्याय की जो व्यवस्था है वो बुरी थी, मत्स्य न्याय जो है बुरा था, और मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें राज्य का निर्माण करना पड़ा या राज्य की उत्पत्ति हुई। किसके लिए? शांति पर्व ने ये कहा राज्य की उत्पत्ति किसके लिए हुई, मत्स्य न्याय की समाप्ति को लेकर के। मत्स्य न्याय की समाप्ति करना है, जंगल राज को खत्म करना है, तो हमें राज्य की उत्पत्ति अत्यंत आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो राज्य की उत्पत्ति का पहला कारण तो हमें मिल गया है कि राज्य की उत्पत्ति आवश्यक है, उत्पत्ति आवश्यक है। इस तरीके की बातें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो मत्स्य न्याय को कैसे समाप्त किया जाए, राज्य की उत्पत्ति को कैसे, क्या देवी सिद्धांत हम राज्य की उत्पत्ति का लेके चलते हैं, क्या सामाजिक समझौता सिद्धांत लेके चलते हैं जिसको सामाजिक संविदा सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात पता होना चाहिए कि कौटिल्य जो एक आपको पता है कि कौटिल्य ने भी ये बात दोहराई है, फिर यहाँ पे भीष्म पितामह भी शांति पर्व के अंतर्गत युधिष्ठिर को समझाते हैं कि जो बड़ी मछली होती है, जो बड़ी मछली है, बड़े ताकतवर, सिंपल वर्ड्स में बड़ी मछली मीन्स होता है ताकतवर लोग या शक्तिशाली लोग या शक्तिशाली राज्य क्या करता है, कमजोरों को, कमजोर का शोषण करता है, कमजोर का उत्पीड़न करता है। तो कमजोर का शोषण उत्पीड़न ये बहुत ही कहीं ना कहीं निकृष्ट लेवल पे जो है समाज को दर्शाता है कि जब बड़ा ताकतवर व्यक्ति गरीबों का या फिर वंचितों का या फिर जो कमजोर है उनका शोषण करेगा, उनका उत्पीड़न करेगा, तो ये सबसे निकृष्टतम समाज कहलाएगा। वो ऐसा समाज ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, समाज का ही धराशायी हो जाएगा, समाज ही समाप्त हो जाएगा। तो समाज का कंटिन्यूअस रहना जरूरी है। समाज अगर लंबे समय तक नहीं चलेगा तो कैसे ये जो मानव जाति है वो अस्तित्व में बनी रहेगी, कैसी जो परंपराएं हैं वो सतत रूप से निरंतर चलती रहेंगी। तो ऐसे में जरूरी क्या है, समाज चलता रहे। तो जरूरत इस बात की है कि यहाँ पे हम मत्स्य न्याय को खत्म करें, तो क्या फिर लाएं, यहाँ पे राज्य की उत्पत्ति लाएं, राज्य की उत्पत्ति करें। अब राज्य की उत्पत्ति के लिए कौन सा समझौता है, यहाँ पे कौन सी व्यवस्था है या फिर कौन सी सिद्धांत की बात की गई, तो राज्य की उत्पत्ति को लेकर के यहाँ पे शांति पर्व भी यहाँ पे एक बात को एक्सेप्ट करते हैं, या इसमें भी इस बात को कहीं की उल्लेखित किया गया है कि सामाजिक समझौता महत्वपूर्ण हो सकता है या सामाजिक समझौता अति आवश्यक है। ठीक, कहानी इसकी पौराणिक है कि देखो बहुत सारे जब देवता देवगण और हमारे जो इस धरती पर रहने वाले मृत्यु लोक पर रहने वाले बहुत सारे लोग जब परेशान हो गए, त्रस्त हो गए राक्षसों से, तो वो परेशान होकर के किसके पास जाते हैं, ब्रह्मा के पास जाते हैं। और ब्रह्मा यहाँ पे क्या करते हैं कि इन सभी की परेशानियों को सुनते हैं, इनकी समस्या को सुनते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसे समाज का निर्माण करना जरूरी है जहां पे क्या हो, एक शक्तिशाली व्यक्ति हो, सत्ता हो जो इनकी रक्षा करे, इनकी सुरक्षा करे। तो ब्रह्मा ने इसका जो है जिम्मेदारी किसको सौंपी, यहाँ पे ब्रह्मा जो है, यहाँ पे पौराणिक कथा के अनुसार हम कहेंगे कि ब्रह्मा ने ये जिम्मेदारी किसको सौंपी, मनु को। ठीक है, और मनु वो पहले राजा थे जो यहाँ पे क्या करते हैं, पहला यहाँ पे इनका योगदान रहता है कि वो सबसे पहले इस धरती पर क्या करते हैं, राजा के रूप में आकर के प्रजा की सुरक्षा पे काम करते हैं, प्रजा की सुरक्षा को बढ़ाते हैं, प्रजा की सुरक्षा को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हैं। तो प्रजा की सुरक्षा का सबसे पहला जो दायित्व है वो मनु को दिया गया था। तो राजा जो मनु है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, कहानी है, पौराणिक है, लेकिन प्रजा की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे पहला ऐसा सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। तो अल्टीमेटली है क्या, प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक राजा को दी गई जो कि मनु है, जिसको जिसको किसने निर्धारित किया, ब्रह्मा ने। लेकिन यहाँ पे हम इसको देवी सिद्धांत मान सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे पुट मिलता है किस बात का, मुझे पुट मिलता है यहाँ पे सामाजिक समझौता का। किस प्रकार से सामाजिक समझौता का, समझते हैं इसको। देखो सामाजिक समझौता का आप अगर एक पॉइंट समझोगे वो होता है कि
सामाजिक समझौते में वो होता है कि प्रजा स्वयं फैसला ले, प्रजा स्वयं फैसला ले, ठीक है। और देवी सिद्धांत में ये होता है कि देवता फैसला ले, या देवी शक्ति, ये जो पौराणिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, वो फैसला ले। तो यहाँ पे प्रजा द्वारा स्वयं फैसला लेने का पुट हमें ये इस तरीके से मिलता है कि जब राज्य का जैसे संचालन हो रहा है, ठीक है। ज्यादा ही छोटे वर्ड दिख रहे हैं मुझे लग रहा है, ठीक है, ओके। मैंने थोड़ा सा मैं वर्ड का वो फॉन्ट जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो प्रजा स्वयं फैसला ले जब हम कहेंगे सामाजिक समझौता है, सामाजिक समझौता है, ठीक है। अगर वहां पर प्रजा का ज्यादा कहीं ना कहीं योगदान ना हो और यहाँ पे देवी शक्ति के द्वारा यहाँ पे निर्मित किया जाए राज्य को, देवी शक्ति यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो, तो देवी सत्ता के माध्यम से या देवी सिद्धांत कहलाएगा वो, तो फिर वहां पे हम कहेंगे कि वो कौन सा सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, देवी सिद्धांत है। जैसे ब्रह्मा का है तो इसको हम देवी सिद्धांत मान सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि सामाजिक समझौता ही है वो, मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा देवी सिद्धांत है वो। यहाँ पे हमें देवी शक्ति या देवी सिद्धांत भी मिलता है कि हाँ, ब्रह्मा के पास जब अराजकता चरम पर आ गई, जब अराजकता का इतना ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभाव ज्यादा बढ़ गया, जंगल राज बढ़ गया, मत्स्य न्याय बढ़ गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या आ गया, एक ब्रह्मा जी के पास सभी जाते हैं, उनसे गुहार लगाते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं, और वहां पे वो क्या करते हैं, एक मनु को यहाँ पे जिम्मेदारी देते हैं प्रजा की सुरक्षा की। तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा एक शक्ति है। आपने कहानी में एक ट्विस्ट यहाँ पे पॉइंट बहुत ध्यान सुना होगा कि लोग इकट्ठा होकर के, प्रजा इकट्ठा होकर के एक फैसला लेने के लिए किसके पास जा रही है, ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा के पास जाने का काम आखिर किसने किया, प्रजा ने किया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सामाजिक समझौता भी हमें मिलता है देखने को कि वहां पे हम सभी मिलकर के, अगर प्रजा यहाँ पे एकीकृत होकर के, समग्र होकर के अपना एक जो है फैसला लेती है कि हमें यहाँ पे सुरक्षा चाहिए, हमें इस अराजकता से निजात चाहिए, तो हमें किसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, हमें बढ़ना पड़ेगा सामाजिक समझौता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो फिर अल्टीमेटली आ तो जाएगा वही पॉइंट की सामाजिक समझौता सिद्धांत ही है वो, लेकिन उसमें पुट आ जाता है फिर देवी शक्ति का या देवी सिद्धांत का, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इकट्ठा होकर के प्रजा इकट्ठा होकर के किसके पास जा रही है, ठीक है, प्रजा इकट्ठा होकर के ब्रह्मा जी के पास जा रही है। तो इसमें मुझे मिल गया की पॉइंट की सामाजिक समझौता, ठीक है, सामाजिक समझौता, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने जब मनु को ये जिम्मेदारी दी, उनको राजा बनाया, तो हमें मिल जाता है यहाँ पे क्या, हमें मिल जाता है देवीय सिद्धांत। तो दोनों सिद्धांतों का समावेश है। मेरा उद्देश्य कहने का आप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिद्धांत को महत्व नहीं दूंगा, या शांति पर्व ने किसी एक सिद्धांत को महत्व नहीं दिया, उसने सामाजिक समझौते और देवी सिद्धांत दोनों को महत्व दिया राज्य की उत्पत्ति को लेकर के, ठीक है। तो देवी सिद्धांत भी यहाँ पे इंक्लूड रहेगा, और देवी सिद्धांत के माध्यम से भी इसकी रचना हुई है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। अब प्रजा ने जब अपना जो है अधिकार कम करके यहाँ पे ब्रह्मा जी के पास यहाँ पे गुहार लगाई कि एक हमें राज्य चाहिए, हम अपने अधिकार को क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, हमें अधिकार नहीं चाहिए ज्यादा, हम अपने अधिकारों को क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं एक सत्ता के पास, वो सत्ता हमारी क्या करे, राजा है वो सत्ता, वो हमारी रक्षा करे। तो राजा जो है सुरक्षा देगा, रक्षा देगा, लेकिन बदले में तो कुछ लेगा ही लेगा। सुरक्षा फ्री में तो देगा नहीं, वो मुफ्त में कैसे सुरक्षा दे पाएगा, उसको सेना चाहिए, उनको भरण पोषण के लिए, उसको वेतन देने के लिए उनको कुछ चाहिए। और राजा भी एक वेतन भोगी सेवक के समान ही है, ये भी शांति पर्व में कहा गया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रजा को यहाँ पे हस्तांतरित, अपने अधिकार तो हस्तांतरित करने पड़ेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट में टैक्स या फिर कर भी देना पड़ेगा। तो कर की व्यवस्था, एक कराधान व्यवस्था भी यहाँ पे देखी जाएगी। तो कराधान व्यवस्था को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन राज्य की उत्पत्ति जो है निर्भर करती है पूरी की पूरी प्रजा के अधिकारों के हस्तांतरण पे, और प्रजा के द्वारा दिए गए टैक्स पर, कर दिए गए कर के ऊपर। और ये कर की राशि जो है मुख्य रूप से 1/6 डिसाइड की, निर्धारित की गई कि जो भी उत्पादन होगा उसका 6वां हिस्सा आपको किसको, राजा को देना पड़ेगा, और राज बदले में आपकी सुरक्षा करेगा। तो इस तरीके से क्या है, सामाजिक समझौते सिद्धांत को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। और फिर मुख्य काम यहाँ पे राजा क्या हो जाता है, फिर उसके बाद राजा क्या करेगा, प्रजा के सुख में काम करेगा, प्रजा के कल्याण में काम करेगा। तो अगला पॉइंट हमारा यही है कि मत्स्य न्याय की समाप्ति में हमें क्या है, हमें जरूरत है, मत्स्य न्याय की समाप्ति हमें जरूरत है राजा की। और राजा यहाँ पे मत्स्य न्याय को समाप्त करेगा तो फिर क्या होगा,
यहाँ पे एक प्रकार से जो है कल्याण की भावना बढ़ेगी। अब राज्य यहाँ पे मुख्य कर्तव्य क्या निभाता है, राज्य के कुछ जो राजा के मुख्य कर्तव्य है, जब सामाजिक समझौता या देवी सिद्धांत के माध्यम से राज्य या राजा का निर्माण हो जाता है, अराजकता समाप्त हो जाती है, राजा मुख्य रूप से कौन से ऐसे कर्तव्य निभाता है या शांति पर्व के अनुसार कौन से कर्तव्य उसको निभाने ही चाहिए, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो भीष्म पितामह है वो एक गर्भवती महिला से क्या करते हैं, तुलना करते हैं राजा की, कि राजा जो होता है वो एक गर्भवती महिला के समान होता है। राजा कभी भी अपने सुख को नहीं सोचता है। जैसे एक गर्भवती महिला जो माँ होती है वो अपनी संतान को यहाँ पे गर्भ में धारण करती है, वो वही खाती है जो उसकी संतान के लिए क्या है, स्वास्थ्यकर हो, वो वही पहनती है जो उसकी संतान के लिए कहीं ना कहीं लाभदायी हो, वो वही वातावरण यहाँ पे उसी वातावरण में रहेगी जो उसकी संतान के स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं अच्छा हो। वो अपने सुख दुख, अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाएं, अपने जो भी है पसंद नापसंद को छोड़ देती है, और चाहे बुरी से बुरी नापसंद चीज भी हो उसको भी वो खाने की कोशिश करती है, उसको भी पहनने की कोशिश करती है, अपने पूरे शरीर को उसी रूप में डालती है जिससे उसकी संतान का क्या हो सके, भलाई हो सके। तो ये गर्भवती महिला का जो एग्जाम्पल है आपको याद रखना पड़ेगा। कौटिल्य ने तुलना नहीं की है, ना तो आप अलग अलग धर्मशास्त्रों से आप लिंक करना, ना मनुस्मृति में, ना कोई वेद में। यहाँ पे याद ना शांति पर्व में, यहाँ पे महाभारत के शांति पर्व में यहाँ पे कह सकते हैं कि गर्भवती महिला से यहाँ पे तुलना की गई है राजा की। और राजा उसी तरीके से क्या करेगा, एक अपना जो है रूटीन जो है, दिनचर्या जो है उसी तरीके से बनाएगा जिससे उसकी प्रजा जो है अलग तरीके से क्या करे, अपना विकास कर सके। तो प्रजा को यहाँ पे गर्भवती महिला में प्रजा को यहाँ पे संतान के रूप में, ठीक है, और यहाँ पे राजा को क्या है, गर्भवती महिला के रूप में उसके तुलना की गई है, गर्भवती महिला, ठीक है। तो ये हमें बातें पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई हो। इसी को कहा जाता है प्रजा रंजन, इसी को कहा जाता है प्रजा रंजन, जो कि मैं बहुत दिनों से या बहुत अलग अलग क्लासों से आपको बता रहा हूँ। प्रजा रंजन, प्रजा को खुश करना, उनका रंजन, मनोरंजन पॉइंट कह सकते हो आप, उससे याद रख सकते हो कि प्रजा की आंख में अगर आंसू आ रहे हैं तो राजा की आंख में भी आंसू आएंगे, और प्रजा खुश है तो फिर उसके बाद राजा खुश है, अगर प्रजा खुश नहीं है तो राजा भी खुश नहीं है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रजा की आंख में अगर आंसू आ रहा है तो राजा के लिए विष के समान है, इस तरीके की बातें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो ये होता है यहाँ पे क्या, कैसे एक जो राज्य है वो अपना जो आगे बढ़ता है, किस तरीके से आगे डेवलपमेंट करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब आती है बात कराधान को लेकर के, कि कैसे कराधान की व्यवस्था जो है आगे बढ़ती है, राजा को जनता से टैक्स कैसे वसूलना चाहिए। देखो एक बात आप बहुत अच्छे समझो कि राज्य का जो स्थापना है वो मुख्य रूप से कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि राज्य की स्थापना इसलिए हुई है क्योंकि प्रजा में अराजकता फैली हुई है। इस अराजकता, इस नरसंहार, इस जंगल राज, इस मत्स्य न्याय को खत्म करने के लिए राज्य बन गया। लेकिन उसको यहाँ पे जिम्मेदारी क्या दी गई, उसका कर्तव्य क्या है, प्रजा का सुख करना, प्रजा का कल्याण करना, प्रजा की सुरक्षा करना। बदले में क्या मिलेगा उसको, तो बदले में वो टैक्स लेगा, बदले में उसको कुछ वित्तीय मदद मिलेगी। तो वित्तीय मदद कैसे मिलेगी, तो कई मामलों में राजा को यहाँ पे अधिकार दिया गया है कि वो यहाँ पे क्या करे, जनता से टैक्स वसूले, बदले में जनता अपना कुछ हिस्सा जो है कमाई का राजा को दे, बदले में वो सुरक्षा देगा। तो भीष्म जी यहाँ पे यही कहते हैं कि तीन तरीके के यहाँ पे बेहतरीन जो है ना टैक्सेशन सिस्टम हो सकते हैं, कराधान की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जो कि यहाँ पे राजा को अपनानी चाहिए। ठीक है, राजा को यहाँ पे तीन तरीके की व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए। आप जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से ये भी समझ सकते हो कि जैसे एक मधुमक्खी जो होती है वो किस तरीके से फूलों से रस सींचती है, ठीक है, फूलों से रस सींचती है, और उस रस का वो शहद में क्या करती, कन्वर्जन करती है, उसमें परिवर्तन करती है, और फूलों को भी नुकसान नहीं पहुंचता और शहद का शहद भी निर्माण हो जाता है। तो ये कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो भीष्म जी ने यहाँ पे मधुमक्खी से तुलना की है, एक तो कि कर वैसे ही होना चाहिए जैसे मधुमक्खी कहीं ना कहीं क्या करती है, रस सींचती है फूलों से। दूसरा पॉइंट होना चाहिए जैसे बछड़ा और गाय का संबंध है, बछड़ा और गाय का संबंध है, ठीक है, बछड़ा और गाय, ये बहुत अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं। जैसे एक जो ग्वाला होता है क्या करता है वो, ठीक है, या फिर हम बछड़ा और ग्वाले का भी कह सकते हैं, इसमें ग्वाले का भी इंक्लूड हो जाता है। तो ग्वाला का यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बछड़ा और ग्वाले का कैसे संबंध है, इसमें हम गाय को यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ग्वाले को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको करेक्ट कर लेते, बछड़ा और ग्वाला। अब देखो यहाँ पे एक व्यक्ति, ये एक राजा को ग्वाले के समान होना चाहिए। कैसे समान होना चाहिए, राजा यहाँ पे ग्वाले के समान होगा, राजा उसको यहाँ पे ग्वाले के समान काम करना चाहिए। जैसे ग्वाला क्या करता है, गाय को धोता है,
गाय से दूध निकालता है और उसको क्या करता है, कुछ अमाउंट में, कुछ मात्रा में यहाँ पे दूध बचा भी रहने देता है, जिससे बछड़ा भी यहाँ पे उसको पिएगा, वो अपने स्वास्थ्य का जो है वर्धन करेगा, अपने शरीर का वर्धन करेगा, विकास करेगा। तो कहीं ना कहीं संतुलन बना रहे कि थोड़ा ग्वाले को भी मिल जाए दूध और थोड़ा यहाँ पे किसको मिल जाए, उस बछड़े को भी मिल जाए। तो इससे कहीं ना कहीं एक संतुलन बना रहता है, नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ पे दूध चाहे तो वो ग्वाला पूरा भी दूध सहता है और इससे बछड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसका दुष्परिणाम आपको पता है, वो मारा जाएगा, वो कुपोषित हो जाएगा, वो धीरे धीरे उसको जो है स्वास्थ्य क्षीण हो जाएगा, शरीर क्षीण हो जाएगा, वो उसकी जो है मृत्यु अस्वयंभावी हो जाएगी। फिर ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्वाले के समान होना चाहिए राजा को, और बछड़ा जो है जिससे वो बछड़ा का भी विकास हो जाए। बछड़ा यहाँ पे प्रजा के समान है कि प्रजा को भी यहाँ पे जो भी कमाई यहाँ पे प्रजा कर रही है तो उसकी कमाई का इतना हिस्सा उसको भी बचा रहने दिया जाए और कुछ हिस्सा यहाँ पे राजा को भी पहुंच जाए। जैसे बछड़े के हिस्से में पूरा दूध है लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पे ग्वाले ने ले लिया। तो बात आप समझ गए होंगे। तीसरा यहाँ पे उदाहरण किया जाता है, तीसरा हम यहाँ पे माली और कोयला से ले सकते हैं। माली, ठीक है, माली और कोयला, माली और कोयले को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि जैसे आ, मालिक और कोयले को लेकर के हम ये कह सकते हैं, हाँ, दो एग्जाम्पल है कोयले को लेकर के। देखो माली क्या करता है, माली क्या करता है, माली क्या करता है, एक पार्क है या फिर एक गार्डन है, एक उद्यान है, उपवन है। उस उपवन में बहुत सारे अलग अलग फूल लगे हुए हैं, अलग अलग छोटे छोटे वृक्ष लगे हुए हैं, या बड़े बड़े कह सकते हैं, बड़े वृक्ष भी हैं फलदार, छोटे वृक्ष भी, छोटे छोटे पौधे भी हैं, फूल जैसे झाड़ियां भी हैं। तो इन सबको सींचता है वो, क्या करता है वो, सबको पानी देता है। पानी देता है, किसको देता है पानी, उन फूलों की जड़ों को। तो जड़ों को वो पानी देता है पैरेलली, और साथ में समानांतर तरीके से वो क्या करता है, उन उन पेड़ पौधों के, उन पेड़ पौधों झाड़ियों से जो फूल हैं और जो फल हैं उनको भी तोड़ लेता है। तो पौधों को नुकसान भी नहीं होता है और उनका जो है विकास भी होता रहता है, फल भी वो धीरे धीरे उत्पादित होते रहते हैं। तो कहने वाली बात है कि माली जो है कितना संतुलित ढंग से उस पौधे की जड़ को सींचता रहता है कि उनकी जो डालियों में आने वाले फूल फल हैं उनको निकाल भी ले तो कोई नुकसान ना हो उस पौधे को। अगर मान लो वो सिर्फ फूल और फल निकालता रहे और जड़ को कोई पानी ना दे, खाद ना दे, न उनका संरक्षण करे, तो ऐसे में तो पेड़ सूख जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। कुछ समय तक तो वो फल दे देगा, फूल दे देगा, लेकिन बाद में वो फल फूल नहीं दे पाएगा। तो राजा यहाँ पे, सॉरी, माली का यहाँ पे क्या कर्तव्य होना चाहिए, उस जड़ को यहाँ पे टाइम टू टाइम पानी भी देता रहे। जरूर अगर साइड में फल निकाल रहा है तो पानी भी देने का कर्तव्य उसका है। तो यही काम यहाँ पे क्या होता है, राजा का होता है कि वो प्रजा को ऐसा माहौल दे कि वो यहाँ पे अच्छे से व्यापार कर सके, अच्छे से पशुपालन कर सके, अच्छे से खेती कर सके, कृषि कर सके, जिससे उत्पादन उनका बढ़े, और साइड में कुछ मात्रा में जो उनका उत्पादन हुआ है उसका टैक्स के रूप में ले ले। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। हर पार्ट में, हर चीज में आपको टैक्स का एक हिस्सा जो है वो इतना याद रखना है, 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा कराधान का यहाँ पे निर्धारित किया गया है शांति पर्व में, और कौटिल्य ने भी यही निर्धारित किया है। तो ये बात हम समझ गए यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ माली से तुलना करके ये कहते हैं। दूसरा है कोयला। अब कोयले के एग्जाम्पल को लेकर के ये कहते हैं कि कोयला का जो खनन होता है, उस जमाने में भी होता था कोयले के खनन को लेकर के। तो कोयले के खनन को लेकर के आप समझ सकते हो कि कोयला का खनन निर्धारित है, निश्चित है। कोयला जिस तरीके से निकाला जा रहा है, क्या बनाया भी जा रहा है, क्या नहीं बनाया जा रहा। तो यहाँ पे शांति पर्व में ये कहा गया है कि कोयले का खनन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि प्रजा का जो है संचित धन क्या कर रहा है, राजा सिर्फ निकाल रहा है, सिर्फ निकाल रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, उनको टैक्स के रूप में प्राप्त कर रहा है, उनको देने का काम नहीं कर रहा है। कोयले का जो है उत्पादन हम कर सकते हैं क्या, कोयले को जमीन में हम क्या कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। कोयले को हम सिर्फ खनन करके निकाल लेते हैं, यूज करते हैं, और उसके बाद उसका उत्पादन खुद प्रकृति करती है। तो इस तरह की गतिविधियां क्या होती है, राजा के विनाश की तरफ या राज्य के विनाश की तरफ, या फिर कहीं ना कहीं प्रजा के आंसू या दुख की तरफ ले जाती है। प्रजा को ऐसे में कहीं ना कहीं जीवन उनका कहीं ना कहीं दुष्कर हो जाता है, एक प्रकार से उनका जीना दुश्वार हो जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक राजा ऐसी गतिविधियां अपनाए जिससे प्रजा को कुछ ना कुछ मिलता रहे, और उसका कुछ अमाउंट वो 1/6 हिस्सा वो क्या कर ले, टैक्स के रूप में प्राप्त कर ले, जिससे प्रजा को भी दिक्कत ना हो और राजा का भी शासन संचालन चलता रहे। वेतन वगैरह जो भी सुरक्षा को लेकर के अलग अलग उनको, सैनिकों को, पुलिस व्यवस्था को, या फिर
जो भी अलग कर्मचारी मंत्रीगण है उनको देना हो तो देती रहे। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था संचालित होती है और ये हमारा क्या है, एक प्रकार का कराधान की अलग अलग नीतियां हैं। जो हमने आपको मधुमक्खी के माध्यम से जो फूलों से रस सींचती है, बछड़ा और गाय या ग्वाला से हमने उनको समझा दिया, और माली और कोयले के माध्यम से समझा दिया। कोयला नेगेटिव एक्सपेक्ट में दिया गया कि कोयला यहाँ पे किस तरीके से उत्पादन जो है गलत तरीके का एक उदाहरण हो सकता है, कि इस तरीके की गतिविधियां नहीं अपनानी चाहिए, इस तरीके की प्रक्रिया अपनाना नहीं चाहिए, जिससे कराधान की व्यवस्था जो है बर्बाद हो जाएगी। आगे आता है दंड नीति। अब दंड नीति को लेकर के हमें समझना पड़ेगा क्या होता है। देखो दंड नीति में क्या है, मुख्य रूप से कौटिल्य की बातें आपको रिपीट मिलेगी देखने को। एक्चुअली जब दंड नीति पढ़ोगे तो दंड नीति में आपको एक बात बहुत अच्छे से मिलेगी, वो है कानून व्यवस्था, कानून की बात एंड न्याय की बात। ठीक है, कानून और न्याय व्यवस्था की बातें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो कौटिल्य ने तो एक बात बोली थी कि दंड नीति वो सर्वोत्तम तरीका होता है कि जिससे शासन संचालन जो है सुगम बना रहता है, सतत बना रहता है और लोगों में एक भय बना रहता है राज्य के प्रति, और लोग डरते हैं गलत काम करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के प्रति उनमें एक भय होता है। तो इस भय की वजह से ही लोग सद्गुणों की तरफ बढ़ते हैं, नैतिकता की तरफ बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं दंड नीति अत्यंत आवश्यक है। जब गाजर से कोई काम नहीं चलता तो फिर डंडा उठाना पड़ता है, जब गाजर से ही काम चल जाता है तो फिर डंडा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो लेकिन गाजर अगर ना हो और उससे कोई लोग ना समझे तो फिर डंडा उठाना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे दंड का महत्व यहाँ पे कौटिल्य बताते कि दंड का भी सॉरी शांति पर्व में ही बताया गया, कौटिल्य ने भी बताया कि देखो दंड नीति के मामले में काफी हद तक दोनों में समानता है, कौटिल्य में भी समानता है और यहाँ पे शांति पर्व में भी समानता है। दंड का महत्व ये बताते कि दंड का महत्व इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे दंड का प्रयोग अगर सही समय पर ना किया जाए तो क्या होते हैं, जो कुत्ते भी होते हैं ना, कुत्ते वो भी हवन चाटने लग जाते हैं, कुत्ते भी क्या होते हैं, हवन चाटने लग जाते हैं। मतलब कुत्तों में डर का जो भाव है ना वो खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कहीं ना कहीं दंड ना रहे, जो है महत्व कम हो जाए, या दंड ना रहे, दंड का महत्व कम हो जाए, तो जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, वो कहीं ना कहीं सरेआम क्या करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अपराध करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, बलात्कार करेंगे, यौन उत्पीड़न करेंगे, और असमानता का वो करेंगे, और मत्स्य न्याय की व्यवस्था वही आ जाएगी फिर से। तो ऐसे में दंड होना चाहिए, दंड का भय होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है। उसके बाद आता है फिर सजा की बात, कि सजा होना चाहिए, सजा के नियम की बात यहाँ पे उल्लेखित की गई है। सजा के मामले में यहाँ पे कौटिल्य कहते हैं कि दंड या सजा जो है नियमित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। सजा ना तो सजा क्या होना चाहिए, ना तो बहुत कठोर होना चाहिए, ठीक है, ना कठोर होना चाहिए, ठीक है, ना कठोर हो, और सजा ना ही सरल हो, या ना ही सजा क्या हो, ना तो बहुत नरम हो, ठीक है, नरम हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सजा के मामले में यहाँ पे ना तो कठोरता की तरफ जाना चाहिए, ना तो हमें नरमता की तरफ जाना चाहिए, हमें संतुलित स्थिति रखना चाहिए। क्योंकि ज्यादा कठोर हो जाएंगे तो जैसे अपराधी हैं, हम उनकी खाल ही उधेड़ दें, हम उनके अंग भंग कर डालें, तो ऐसे में जो है एक जो है विरोध, एक जो रेबेल की भावना है वो ज्यादा जागेगी लोगों में। लोग इस प्रकार के जो राजा है उसको बहुत ही क्रूर, बहुत ही घृणित रूप से क्या है याद रखेंगे। तो राजा को यहाँ पे एक पिता के स्वरूप में होना चाहिए। पिता अपनी संतान के लिए कभी भी उसका जो है अंग भंग का जो है सोचती नहीं है, या अंग भंग करने की जो है उद्देश्य से उनको भय नहीं देती है, या सजा नहीं देती है। एक पिता अपनी संतान को डरा करके भी रखता है, लेकिन उसका पैरेलली विकास या समान रूप से, समानांतर रूप से विकास भी करता रहता है। तो ये यहाँ पे होना चाहिए मुख्य तरीका। अगर यहाँ पे ज्यादा कठोर हो जाएंगे, जैसे खाल उधेड़ दी हमने, हमने उनका अंग भंग कर दिया, तो ये जो है ना व्यवस्था संतान के रूप में प्रजा के संतान का जो भाव है, पिता और संतान का जो भाव है राजा और प्रजा के बीच में, वो यह जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। जबकि ये खत्म नहीं होना चाहिए। अगर प्रजा के प्रति आपको कहीं ना कहीं सद्भाव, सौहार्द और एक कॉपरेशन, एक सहयोग की भावना, सामंजस्य की भावना रखनी है, तो ये रखना पड़ेगा, कठोर ना हो और नरम भी ना हो। नरम इसलिए ना हो क्योंकि अपराधियों की बुलंदी बढ़ जाएगी, फिर अपराधी यहाँ पे एग्रेसिव हो जाएंगे, अपराधी यहाँ पे बुलंद हो जाएंगे, अपराध बुलंद हो जाएगा, तो इसको भी हमें संतुलित करना है। तो अपराधियों को हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत नरम तरीके से नहीं करना है बर्ताव, उनके साथ कठोर बर्ताव करना है। और जो कहीं नहीं नॉर्मल टाइप के अपराधी हैं, या फिर जो बिल्कुल दीवानी टाइप के अपराध में संलिप्त रहे हैं, तो उनको हमें क्या करना है, कठोर सजा नहीं देना है। तो इस तरीके की इनकी बातें आपको देखने को मिलेंगी। एक बात आपको पता होना चाहिए, वो कौन सी है, सूर्य और अंधकार की बात। ठीक है, सूर्य और अंधकार की बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सूर्य और अंधकार के माध्यम से, सूर्य और अंधकार के माध्यम से
ठीक है। सन एंड, इसको इंग्लिश में आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अंधकार, डार्कनेस। ठीक है, सन एंड डार्कनेस थॉट, ये कॉन्सेप्ट आज भी प्रचलन में है। ठीक है, कि जैसे सूर्य जो है या लाइट जो है, या सन को हम लाइट भी कह सकते हैं, लाइट जो है जैसे ही सुबह निकलती है, डार्कनेस ऑटोमेटिक क्या होती है, गायब हो जाती है, अंधेरा ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। उसी प्रकार कहीं ना कहीं राजा भी क्या होता है, राजा का जो दंड है जैसे ही लोगों के समक्ष आता है, तो कहने वाली बात है कि दंड के सामने आने से ही लोग डर जाएं, दंड के सामने आने से ही लोग डर जाएं, दंड का उपयोग करना ही ना पड़े, सजा देना ही ना पड़े, सजा नाम की चीज सुन के ही लोग डर जाएं, सजा नाम के भय से ही लोग डर जाएं और अपराध करने से क्या है, बचे। तो बात ये है, आखिर में शांति पर्व ये कहना चाहती है कि दंड का देना जरूरी नहीं है, लेकिन दंड का होना ज्यादा जरूरी है। दंड देना बाद की बात है, लेकिन दंड का उल्लेख कर देना जनता के सामने वो ज्यादा जरूरी है। तो कौटिल्य की या फिर हम कहें शांति पर्व की बात यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलर है, ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दंड का महत्व वो भी कहते हैं कौटिल्य, और यहाँ पे ये भी कहते हैं। एक और बात शांति पर्व में ये मिलती है कि दंड जो है वो इतना जरूरी हो जाता है, या इतना जरूरी हो जाता है कि जैसे लाइट जो है ऑटोमेटिक जैसे सामने आती है ना, तो डार्कनेस चली जाती है, तो वैसी दंड जैसे सामने आता है, देना नहीं पड़ता है किसी को, ऑटोमेटिक जो है बुराइयां खत्म हो जाती हैं। तो इसमें एक बात ये कही गई थी कि दंड दंड को लेकर के, मैं अभी शायद वो उल्लेख भूल रहा हूँ, एक्चुअली दंड को लेकर के एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही गई थी कि दंड को लेकर के कि क्या बात थी, ठीक है देखना पड़ेगा इसको, खैर हम इसको मैं नेक्स्ट उसमें सेशन में बता दूंगा, कोई कोटेशन टाइप का था जो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मैटर ये करता है कि दंड का उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है, दंड का उपस्थित होना जरूरी है, उसका प्रयोग तो बाद में होगा, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं बता चुका हूं, दंड का प्रयोग करना छोड़ दें तो कुत्ते भी हवन का घी चाट जाएंगे, मैं बता चुका हूँ, खाल उधेड़ना ये जरूरी नहीं है आपका। ठीक है, उदाहरण, अनजान व्यक्ति अपराध करे तो हल्की सजा दो, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए। एक और बात यहाँ पे कौटिल्य ने बहुत, ये शांति पर्व ने में बहुत अच्छे से बोली गई है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मुझे पर्सनली भी बहुत बिलीव अच्छा लगता है। अब मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति को सुधारना है, तो सुधारना है तो आपको कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कोई काम को लेकर के कोई व्यक्ति अनअवेयर है, जागरूक नहीं है, ठीक है, अगर उसने कोई गलती कर दी तो हम क्या करते हैं, हम उसको पनिश जो है नहीं करते हैं, हम उसको दंड नहीं देते हैं, या फिर हम छोटा मोटा दंड दे देते हैं। तो ये चीज क्या होती है, उसको आगे जाकर के मोटिवेट करेगी, आगे जाकर के उसको गलत जो है ना, एक जो नकारात्मक जिसको जो थॉट है, जो प्रकृति है, वो प्रवृत्ति जो नहीं है वो नहीं आएगी, प्रवृत्ति नहीं डेवलप होगी। लेकिन अगर वो अनजान होने के बावजूद उससे कोई गलती हो जाती, कोई अपराध हो जाता है, तो फिर उसके पनिश कर दें, हम अंग भंग कर दें, तो ऐसे में एक रेबल की भावना, एक विद्रोह की भावना पनप सकती है, जो कि राज्य की आगे के विकास को लेकर के, लॉन्ग टर्म में विकास को लेकर के सही नहीं है। लेकिन शांति पर भी इसी के समानांतर एक बात और बोलते हैं, लेकिन अगर अनजान व्यक्ति तो ठीक है, जानकार व्यक्ति और खासतौर पे सरकारी व्यक्ति जिसको पता होता है कि दंड क्या है, अगर मैंने ये गलती कर दी तो ये मुझे पनिशमेंट मिलेगी, अगर ज्ञानी व्यक्ति कोई गलत काम करे, अपराध कर दे, तो यहाँ पे कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। जो कानून को जानता है उसको बिल्कुल भी यहाँ पे हल्की सजा नहीं देना चाहिए, उसको बिल्कुल है ना खाल उधेड़ देना चाहिए। इस तरीके की बातें यहाँ पे इनके द्वारा बोली जाती है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दंड का महत्व कितना है। दंड का महत्व यहाँ पे प्रकृति, उनका प्रयोग, यहाँ पे उनका जो है स्वभाव अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अब आप जैसे वर्तमान संविधान में क्या देखते हो, संविधान में ये कहा जाता है कि कानून जो है सबके लिए समान है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। अगर कोई अनजान है तो उसके लिए थोड़ा सा कानून नरम होगा, लेकिन अगर जानकार है तो कानून उसके लिए खतरनाक होगा। तो सरकारी अधिकारी हो गए, जो ब्राह्मण वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, जो अपने आप को ज्ञानी कहता है, उनके लिए दंड ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो जानकार होते हैं उनके लिए यहाँ पे, अगर उनको पता है कि ये चीज गलत है और फिर वो गलती वो करें, तो उनके लिए ज्यादा यहाँ पे पनिशमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आगे बातें कहते हैं, जैसे सूरज आते ही क्या होता है, अंधेरा गायब हो जाता है, या जो है उजियारा आ जाता है, तो उसी प्रकार से दंड की उपस्थित होने के ही वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, बुराइयां खत्म हो जाती हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है साप्तांग सिद्धांत। साप्तांग सिद्धांत को लेकर के ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको पता इंपॉर्टेंट नहीं है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना भी जरूरी नहीं है। इसमें जानना इसलिए जरूरी है कि देखो कौटिल्य ने जो बातें 7 बोली थी कि 7 चीजों की वजह से ही एक राज्य चल पाता है, 7 अंग होने की वजह से ही राज्य रूपी शरीर का निर्माण हो पाता है। ये राज्य रूपी शरीर कैसे बना है, राज्य रूपी शरीर जो है इस तरीके से बना है, वो 7 अंग बहुत जरूरी है।
वो 7 अंग कौन से हैं? जैसे राजा का होना जरूरी है, राजा नहीं होगा तो फिर कैसे राज्य चलेगा, यानी कि राज्य क्या अपने आप में मुखिया है, तो एक प्रकार से सिर का होना जरूरी है। ठीक है, तो पहला यही है। दूसरा है अमात्य होना जरूरी है। तो अमात्य इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे अगर राजा को सलाह कोई टाइम पे नहीं देगा तो क्या होगा, राजा को किसी ने अगर टाइम पे सलाह नहीं दी, अच्छे एडवाइजर नहीं हुए, तो राजा क्या है, दिमाग से सॉरी आंखों से क्या है, आंखों से अंधा हो जाएगा। आंखें हैं उसकी, ठीक है। तो मंत्री और सलाहकार क्या है यहाँ पे, उसकी आंखें हैं। ये सेकंड नंबर का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का कोष हो जाएगा, जो मुख है इसका क्या है, ये थर्ड नंबर का कोष हो जाएगा, जिससे वो खजाने का यहाँ पे क्या करता है, संग्रहण करता है, उसका सदुपयोग करता है। तीसरा यहाँ पे दंड हो जाएगा, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, दंड, जिसको हमने कहा क्या कहा, मन कहा, ठीक है। मन जो ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन या मन, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती है, मन कहेंगे। और ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, जिसमें दंड की बात होती है। दंड के माध्यम से यहाँ पे कि उसके अंदर की जो मानवोचित या फिर उसका जो मानसिक प्रवृत्ति है, उसमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं। उसकी मानसिक प्रवृत्ति अपराधी वाली है, तो उसमें हम दंड के माध्यम से क्या बदलाव ला सकते हैं। अगर मान लो मानसिक प्रवृत्ति वैसी नहीं है तो ठीक है, दंड उतना महत्वपूर्ण नहीं है उसके लिए। लेकिन दंड का एक बहुत बड़ा एक नेचर ये है, या दंड की एक बहुत बड़ी प्रकृति ये है कि वो अपनी उपस्थिति से ही कई सारे बदलाव कर दे, तो ये होना चाहिए। फिर मित्र, मित्र जो जो होते हैं वो कान होते हैं, उसी तरीके से कौटिल्य ने भी ये कहा है, तो ये पांचवा हो जाएगा। छठवां यहाँ पे राष्ट्र हो जाएगा, जो शरीर के रूप में यहाँ पे देखने मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जनपद का, कौटिल्य यहाँ पे जनपद का उल्लेख करते हैं, तो ये बेसिक अंतर है, बाकी तो सभी सही है, वैसे ही है। कौटिल्य यहाँ पे जनपद की बात करते हैं और यहाँ पे शांति पर्व में राष्ट्र की बात की गई है, ठीक है, जिसको शरीर कहा गया है, भूमि और जिसमें जनता शामिल होती है। इसके बाद दुर्ग होता है, दुर्ग में यहाँ पे आप समझ ही सकते हो, जिसको किला या सुरक्षा की बात कर सकते हैं, जो कि हाथ के रूप में होते हैं। ये छठवां हो जाएगा, ठीक है, छठवां नहीं सातवां हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है कौटिल्य के समान यहाँ पे इसके में भी आता है, शांति पर में भी उल्लेखित होता है। हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, सप्तांग सिद्धांत तो आपको कौटिल्य का ही याद रखना है, उसी से प्रश्न आएंगे, इससे प्रश्न नहीं आएंगे। हाँ, इतना अंतर है कि यहाँ पे राष्ट्र वर्ड यूज हुआ है, वहां पे जनपद वर्ड यूज हुआ है, जो मैंने आपको फ्रेगमेंट करके अलग अलग करके बता दिया है। अब आता है मंत्रियों और सलाहकारों का चयन। तो देखो कौटिल्य यहाँ पे सॉरी शांति पर्व यहाँ पे मंत्रियों और सलाहकारों के मामले में क्या कहते हैं, आपको पता है, एक बात मैं बता चुका हूं कि मंत्री और सलाहकार क्या है, ये सलाहकार आंखें हैं, ठीक है। आंखें हैं, अगर आपकी आंखें ही नहीं खुलेंगी तो आप सही से चीजों का जो है ब्यौरा या फिर उनको जो है स्वरूप नहीं समझ पाओगे, आप वास्तविकता नहीं समझ पाओगे, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाओगे, रिकॉग्निशन नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए आंखें बहुत जरूरी है। आंखें वही काम करती है जो एक अच्छा सलाहकार करता है, ठीक है। आंखें ही आपका एक महत्वपूर्ण सलाहकार होती हैं। आंखें ही आपके एक अच्छे क्या होती है, अमात्य के रूप में काम करती हैं। आंखें ही आपके अच्छे एक मंत्री के रूप में काम करती हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सलाहकार, अमात्य और मंत्री की इंपॉर्टेंस बताई गई है। बट इनका चयन हमेशा देखो, यहाँ पे एक जो है एक बात और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मंत्रियों को लेकर के, कि जैसे एक रथ है, तो रथ को लेकर के आपको पता है उसमें 4 पहिए होते हैं, ठीक है। ऐसे कितने 4 पहिए होते हैं, ठीक है, जनरली वो 4 आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। उसी की बदौलत क्या बनता है, फिर एक जो है रथनुमा संरचना बनती है, रथनुमा संरचना बनती है। आप ऐसे फिर उसको देख सकते हो। वहां पे फिर राजा निवास मतलब उस पे स्थापित होता है, फिर वहां पे वो अपना जो है आगे घोड़े भी जो है उनको बांधता है, फिर उसके माध्यम से जो पूरा रथ है उसको संचालित किया जाता है, सारथी भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी संरचना होती है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या अकेले सारथी, अकेले घोड़े से पूरा का पूरा संचालित हो जाएगा क्या रथ, क्या अकेले एक पहिए से हो जाएगा, नहीं। तो पूरा राज्य भी एक रथ के समान है। अगर पूरा राज्य आगे बढ़ाना है तो राजा के साथ साथ अमात्य होना भी जरूरी है, सलाहकार होना भी जरूरी है। तो एक पहिए से काम नहीं चलेगा, रथ को संचालित करने में आपको 4 पहिए चलाने या जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है, बीच में कहते हैं कि अकेला पहिया काम का नहीं है, अकेला पहिया आपके लिए कहीं ना कहीं काम का नहीं है। आपको यहाँ पे जरूरत है किस बात की, आपको यहाँ पे जरूरत है इस बात की कि आप क्या करो, एक पूरे के पूरे 4 पहिए का महत्व समझो। और उसी प्रकार से जैसे राजा है तो वो अकेले पूरे राज्य को संचालित नहीं कर सकता, पूरे मंत्रियों की फौज यहाँ पे चाहिए, तो वो होना चाहिए। अब जरूरत इस बात की मंत्री किसे बनाना चाहिए, किसे बनाए मंत्री। देखो जनरली यहाँ पे अब शांति पर्व में ये बोला गया है, थोड़ी सी अलग बात है, कुलीन हो ज्यादा, ठीक है, महत्वपूर्ण हो, पैसे वाले हो, जिनको ज्ञान अच्छा हो, लालची ना हो, लेकिन ये बात है, राजा के डर से भी सच बोलने की हिम्मत रखते हो। एडवाइजर वही अच्छा होता है, आपको भी ये बात पता होना चाहिए, कि जो सही सलाह दे। अगर राजा गलत कर रहा है तो गलत करते वक्त राजा को टोक दे,
वो सलाहकार होता है। आप भी अपने पास ऐसे व्यक्ति को हमेशा रखो जो गलत आप कर रहे हो तो उसमें टोक दे, अगर आप सही कर रहे हो तो आपका हौसला बढ़ाए, हौसला अफजाई करे, नकारात्मक रूप से आपको नीचे ना लेके आए। अगर जरूर कोई व्यक्ति अगर आपके आसपास ऐसा है, होता ही है, मुझे भी पता है, आपके सबके आसपास होता है, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो उसमें जरूर टोक देगा, बुरा कर रहे हो तो उसमें नहीं टोकेगा। तो ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक सलाहकार, एक अच्छा जो निकटतम दोस्त होता है, वो बहुत प्रभावित करता है एक व्यक्ति को। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। चलो दूर नहीं रह पा रहे हो तो कम से कम ऐसे व्यक्तियों की जो सलाह है उनको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि कुलीन होना चाहिए। कुलीन का मतलब ये नहीं कि पैसे वाला ही होता है, ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञान के मामले में भी कुलीन होता है, धन के मामले में भी कुलीन हो सकता है। तो दोनों का यहाँ पे होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपना स्वार्थ देखे। और डर से सही है यहाँ पे कहीं ना कहीं विवेक का महत्व यहाँ पे रखता हो, तो विवेकशील होना चाहिए, सही गलत का यहाँ पे महत्व समझता हो। इसके बाद यहाँ पे ये कि किसे ना बनाए, राजा को मंत्री किसको नहीं बनाना चाहिए या फिर सलाहकार किसको नहीं बनाना चाहिए यहाँ पे। तो एक बात यहाँ पे बोली गई है, वो है कौन, किसके बारे में बोली गई है, वो है कि जो हाँ में हाँ मिलाता हो। ठीक है, जो क्या करते हैं, हाँ में हाँ मिला देते हैं, जब जरूरत पड़े तो यहाँ पे सलाह ना दे, बस बोल दे कि हाँ जो आप सही कर रहे हो बिल्कुल 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 वैसी बात है। तो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ में हाँ मिला दे और बोल दे कि हाँ जो आप सही कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वही सही है। तो ये राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, राजा का सबसे बड़ा दुश्मन ऐसा व्यक्ति ही होता है। ठीक है, राजा का सबसे बड़ा दुश्मन ऐसा व्यक्ति ही होता है। और एक और बात बीच में यहाँ पे ये कहते हैं, सीक्रेसी का भी महत्व होना चाहिए, गोपनीयता का भी महत्व होना चाहिए। कैसा महत्व होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि मंत्रणा, कैबिनेट मीटिंग भी पर्याप्त रूप से होना चाहिए। बातें तब तक बाहर नहीं आनी चाहिए जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। यदि राज खुल जाए तो समझो राज्य खत्म। तो गोपनीयता मतलब एक जो राजा है, ठीक है, राजा है उसको कहीं ना कहीं अपनी अनुपस्थिति तो रखना ही चाहिए, अपने मंत्रियों की, ठीक है, या फिर उनको हम अमात्य भी कह सकते हैं। और कुछ सलाहकार भी होते हैं, एडिशनली सलाहकार भी होते हैं, ठीक है, जनरली पहले तो अमात्य कैटेगरी में ही आते थे वो। आज के जमाने में जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स ये सब अलग हैं और सलाहकार एडवाइजर्स अलग है, जैसे एनएसए, सिक्योरिटी के एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, ये सब अलग अलग होते ही हैं प्रधानमंत्री के। तो इन सब का भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जब भी कोई भी फैसला लिया जाए तो इनके अंदर एक भाव होना चाहिए सीक्रेसी का, गोपनीयता का। कोई भी गतिविधि में ये एकदम से विचलित ना हो जाए, कोई भी गतिविधि में एकदम से क्या है इम्पेशेंट हो जाए, धैर्य खत्म कर दें, धैर्य खो दें, जासूसों को कहीं ना कहीं अपने पूरे राज उगल दें, तो ऐसे में वो राज जल्दी क्या है खत्म हो जाएगा, राज ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नौकरशाही भ्रष्टाचार को लेकर के देखो वही बातें यहाँ पे दोहराई गई हैं जो कौटिल्य ने दोहराई है, तो ज्यादा कुछ खास इसमें डिफरेंस है नहीं है, जो आपको मैं बता देता हूँ। नौकरशाही को मामले में जनता को यहाँ पे ये यहाँ पे भीष्म क्या कहते हैं कि भीष्म जानते थे कि अधिकारी जो है ना बहुत ताकतवर होता है, अधिकारी के पास ताकत बहुत है, अधिकारी के पास यहाँ पे पावर बहुत है, अधिकारी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के साथ साथ उसके पास कुछ बहुत सारी छूट है, उसके पास हाथ में बहुत ज्यादा पावर्स है, उसके पास इतनी छूट होती है जिस वजह से वो उसका क्या कर सकता है, गलत उपयोग कर सकता है, जनता के धन को भी लूट सकता है, जनता को लूट सकते हैं। तो ऐसे में बचने के लिए राजा को अपने अधिकारियों पर हमेशा जासूसों के जरिए नजर रखनी चाहिए। तो जासूसों के जरिए अगर नजर रख रहे हो तो ऐसे में जनता का धन जो है ना, हड़पते जो अधिकारी हैं जो हड़प लेते हैं, वो कहीं ना कहीं सही टाइम पे आइडेंटिफाई हो जाएंगे और जनता की संपत्ति का सुरक्षा हो पाएगा। तो राजा को उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए अगर कोई ऐसा हड़पने का प्लान बनाता है, कोशिश भी करता है। और कौटिल्य कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके की बातें सेम करते हैं, तो आप तुलना कर सकते हो। गणराज्यों को लेकर के आपको एक बात पता होना चाहिए, गणराज्यों को लेकर के ये देखो एक बहुत कॉमन सी बात है गणराज्यों को लेकर के। देखो आज भी आपको पता है रिपब्लिक सिस्टम जिसको कहते हैं, गणराज्य मीन्स क्या होता है, रिपब्लिक। भारत भी आज क्या है, रिपब्लिक। और रिपब्लिक मीन्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जहां पे राज प्रमुख जो है, राज प्रमुख क्या है वो, जो है वो वंशानुगत ना हो, क्या ना हो, वंशानुगत नहीं हो, ठीक है, वंशानुगत ना हो। जहां पे राज प्रमुख वंशानुगत ना हो, जैसे भारत का राष्ट्रपति है, तो भारत का राष्ट्रपति राज प्रमुख कैसा है, वंशानुगत है क्या, हेरिडिटरी है क्या, या फिर ये क्या ये उत्तराधिकार के माध्यम से बना है क्या, नहीं, भारत की जनता ने चुना है। वो बात अलग है कि अप्रत्यक्षतः जनता ने चुना है, या तो अप्रत्यक्ष रूप से या तो प्रत्यक्ष रूप से, कौन चुने इसको, या प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन चुने, जनता चुने। तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्षतः जनता के द्वारा चुना जाए तो वो जो व्यक्ति जो राष्ट्र प्रमुख है, हेड ऑफ द नेशन है या हेड ऑफ द स्टेट है, राष्ट्र प्रमुख है या राज्य प्रमुख है,
वो यहाँ पे जब चुना जाता है तो वो व्यक्ति यहाँ पे क्या होगा, रिपब्लिक या फिर वो जो सिस्टम होगा, वो संरचना होगी, जो प्रकृति होगी उस राज्य के कानून की, वो होगी रिपब्लिक वाली या गणराज्य वाली। अब वहां पे किसी एक का रूल नहीं चलेगा, वहां पे कोई एक राजा नहीं है, वहां पे राजा नहीं होता, बल्कि एक राजा का कई सारे लोगों का यहाँ पे समूह होता है जो शासन करता है। मीन्स ये है कि अगर मान लो अप्रत्यक्षतः राष्ट्रपति या फिर हेड ऑफ द स्टेट को चुना जाता है, तो यानी कि जनता ने क्या किया है, जनता ने कई सारे ग्रुप को चुना है, कुछ बहुत सारे लीडर्स हैं उनको चुना है, उन लीडर्स ने मिलकर के एक व्यक्ति राष्ट्रपति को चुना है या हेड ऑफ द स्टेट को चुना है। ठीक है, किसको चुना है, हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट को चुना है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यहाँ पे अल्टीमेटली जो है जनता ने इनको पावर दी और इन्होंने यहाँ पे इसको पावर दी, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट अल्टीमेट नहीं है, ये बार बार इनसे क्या करेगा, रिकमेंड लेगा, इनसे परमिशन लेगा। तो यहाँ पे जनता क्या करती है, कुछ लोगों को चुनती है, वो जाकर के क्या करते हैं, शासन का संचालन करते हैं। वो समूह मैटर करता है, यहाँ पे एक व्यक्ति मैटर नहीं करता। वो व्यक्ति भी आगे जाकर के ऐसा नहीं वंशानुगत अपने तरीके से अपने परिवार को यहाँ पे क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम अपॉइंट कर देगा। तो शांति पर्व में ऐसे 107 गणराज्यों की बात की गई है। शांति पर्व में जो है शक्ति की बात यहाँ पे ये बोली कि गणराज्यों की ताकत उनकी एकता है। जितने ज्यादा गणराज्य यहाँ पे क्या होंगे, शक्ति का संतुलन करेंगे और शक्ति को यहाँ पे विस्तृत करेंगे, और मुख्य रूप से यहाँ पे गणराज्यों का जितना ज्यादा निर्माण होगा, वो जाकर के कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करेगा, इस पूरे के पूरे आपके साम्राज्य को बढ़ावा देगा, साम्राज्य का विकास करेगा। तो ये राजधर्म होता है, या राजधर्म को इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाता है कि राजा का ये धर्म है कि वो गणराज्यों का विकास करे। और गणराज्य जी कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर एकीकृत रहेंगे तो ये और अच्छा है, अगर एकीकृत नहीं रहे तो यही कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी कहीं ना कहीं जो है पूरी की पूरी जो है विनाश या पतन का कारण भी बन सकता है। तो गणराज्य अगर एकता में है, उनके बीच में क्या है, एकीकरण है, यूनिफिकेशन है, एकता बहुत है उनके बीच में, एक सौहार्द है, सहयोग है, सामंजस्य है, तो अच्छी बात है। लेकिन गणराज्यों के अंदर एक भाव आ गया, हमें अलग होना है, अलगाव का, तो यही आगे जाकर के कहीं ना कहीं दुष्कर हो जाएगा, राज्य के पतन का कारण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि मंत्र भेद, कमजोरी के मामले में यहाँ पे ये कहा जाता है शांति पर्व में कि जो ये है कमजोरी किसकी, गणराज्यों को लेकर के या फिर हम कहें मंत्रियों को लेकर के, तो वो है सीक्रेसी को लेकर के, कि अगर मंत्र जो है हम कहीं ना कहीं यहाँ पे भेद कर देंगे। जैसे अगर गणराज्यों की यहाँ पे जिम्मेदारी क्या है, राजा को टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या करना, अपनी जो है शक्ति का जो है सम्मिलित रूप से, समग्र रूप से यहाँ पे सहयोग देना राजा को। तो बहुत सारे गणराज्य लगभग 107 हैं, तो वो सभी के सभी अपनी जो है निष्ठा किसके प्रति रखेंगे, निष्ठा रखेंगे, राजा के प्रति निष्ठा रखेंगे। अगर वो समय के साथ साथ राजा के प्रति निष्ठा रखेंगे तो राजा के कुछ आदेश भी पालन करेंगे, राजा के कुछ यहाँ पे जो है गूढ़ रहस्य भी उनको पता होंगे। लेकिन अगर वो इन गूढ़ रहस्यों का अपने स्वार्थ में उपयोग कर लेते तो ऐसे में पूरा का पूरा भेद खुल जाएगा और ये कहीं ना कहीं जो है बर्बादी का कारण बनेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की बात यहाँ पे बोली जाती है। भीष्म ने यहाँ पे सलाह दी थी कि गणराज्यों को हमेशा आंतरिक झगड़ों से बचना चाहिए। अगर उनके बीच में आंतरिक झगड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं राज्य के पतन का कारण बनेगा, क्योंकि आंतरिक झगड़े जो है बाहरी दुश्मन उन्हें तभी हरा सकता है जब वे अंदर से टूट जाएं। तो आंतरिक झगड़े नहीं होना चाहिए, एकता की बात यहाँ पे की गई है। और राजा और ईश्वर को लेकर के अब देख लेते हैं कि जो राजधर्म अनुशासन की व्यवस्था है या जो खंड है ये, इसमें राजा और ईश्वर को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे ग्रुप में जुड़े हुए हो, कोई भी क्वेरी हो इस चीज को लेकर के तो आप पूछना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि राजा और ईश्वर को लेकर के क्या कहा जाता है शांति पर्व के द्वारा। देखो एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, अगर हम राजा और ईश्वर के मामले में जाए तो क्या समय परिस्थितियां राजा को बनाता है या राजा स्वयं समय को बनाता है, कि क्या परिस्थितियों की वजह से यहाँ पे राजा बना है। ठीक है, जैसे परिस्थितियां बदली हैं, एक समय मत्स्य न्याय था या एक समय पे बहुत ज्यादा अराजक की स्थिति थी तब जाके राजा बना, तो परिस्थितियों की वजह से राजा बना। ये राजा पहले था, परिस्थितियां धीरे धीरे बनी, या समय ऐसे बाद में विकसित हुआ वैसा, या मत्स्य न्याय जैसा जो समय बाद में विकसित हुआ। तो इस चीज को हमें समझना है, तो हमें कुछ यहाँ पे बातें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, भीष्म ने यहाँ पे उत्तर दिया कि राजा कालस्य कारणम, राजा ही समय का निर्माता है। राजा अगर बहुत ही ज्यादा क्या होगा, राजा बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम करेगा। व्यवस्थित ढंग से मतलब ये कि राजा का मुख्य यहाँ पे जो है प्रजा रंजन में ज्यादा झुकाव होगा,
राजा का यहाँ पे कल्याण में ज्यादा झुकाव होगा तो वो परिस्थितियां खुद निर्मित कर सकता है, समय का वो खुद निर्माण कर सकता है, समय का खुद वो निर्माता बन सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि राजा का खुद ही मनोदशा कैसी है कि मुझे अभी वर्तमान में प्रजा को ज्यादा जो है जो उनके उत्पादन है उसको बढ़ावा देना है, उनके व्यापार को बढ़ावा देना है, उनके पशुपालन की गतिविधियों को बढ़ावा देना है, खेती में बहुत अच्छा काम करवाना है, सिंचाई की अलग अलग व्यवस्थाएं देना है, कृषि में जो अलग अलग फसलें हैं उनके बीजों की व्यवस्था करना है, अलग अलग नई नई किस्में उन्नत किस्मों की व्यवस्था करना है। तो इससे जो है आर्थिक जो है व्यवस्था अच्छी मजबूत हो जाएगी और फिर जो उसके बाद जो कराधान की व्यवस्था होगी वो हम फिर निर्धारित कर लेंगे। तो विकास को पहले उसने महत्व दिया, तो ऑटोमेटिक फिर क्या होगा, उस समाज उस राज्य में परिस्थितियां कैसी होंगी, विकास वाली परिस्थितियां होंगी। तो परिस्थितियां या समय वो खुद बना सकता है, अच्छा समय बना सकता है, बुरा समय भी बना सकता है। तो राजा यहाँ पे बहाना ये नहीं बनाएगा कि समय ही खराब चल रहा है ना। राजा बोल दे कि यहाँ पे हमारे इस राज्य में जो है कृषि नहीं हो रहा है, अकाल पड़ गया है, सूखा आ गया। अगर ये अकाल पड़ गया है तो आपका जिम्मेदारी क्या है कि भंडारण बना के रखो आप। ये अकाल पड़ गया है तो क्यों पड़ गया है, पर्याप्त रूप से पानी को संचित क्यों नहीं रखा है, या सिंचाई की व्यवस्था जो है अल्टरनेट या अलग अलग विकल्प क्यों तैयार नहीं करे गए हैं, बांधों का निर्माण क्यों नहीं करवाया गया है, अलग अलग नहरें क्यों नहीं निकलवाई गई हैं कि अगर चलो इस साल बारिश नहीं होगी तो बांधों में बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रखा है, जलाशयों में बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रखा है, उसको उपयोग कर लेंगे। तो ये राजा ने क्यों नहीं किया, यहाँ पे अकाल को, यहाँ पे अलग अलग और भी कारणों को यहाँ पे क्यों बहानेबाजी कर रहा है, उन कारणों को क्यों दे रहा है। तो अगर राजा ऐसा कर रहा है, आज के समय भी अगर कोई मंत्री आपके सामने ऐसी बहानेबाजी कर रहा है तो समझ जाओ वो परिस्थितियों के क्या है अनुसार चल रहा है, परिस्थितियों के अनुसार चल रहा है, बहानेबाजी कर रहा है। लेकिन राजा में इतनी हिम्मत होती, इतनी औकात होती उसकी कि वो परिस्थितियों को भी हमेशा, परिस्थितियों को भी अपने हमें अपने अनुसार क्या कर सकता है, हमेशा बदल सकता है। उसके पास इतनी ताकत है, उसके पास फंड है, उसके पास ताकत है, शक्ति है, उसके पास कानून की ताकत है, संविधान की ताकत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समय ही खराब चल रहा है तो ये कलयुग वाली व्यवस्था की तरफ ले जाएगा। यदि राजा चाहे तो अपने अच्छे कार्यों से कलयुग से भी सतयुग को बदल सकता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो राजा की यहाँ पे मनोदशा मैटर करती है। राजा ने ठान ही लिया है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, उनके व्यापार को बढ़ावा देना है, उनकी कृषि को बढ़ावा देना है, उनके पशुपालन को बढ़ावा देना है, उनकी दैनिक दिनचर्या में जो है जो जीवन स्तर है उसको बहुत ऊपर तक लेके जाना है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, कलयुग से सतयुग की तरफ बढ़ेंगे। तो ये होना चाहिए। तो सारांश हमारा क्या निकलता है आज का डिस्कशन का कि राजधर्म वो होता है जिसमें इंसान बहानेबाजी नहीं करता है, जिसमें प्रजा क्या करता है, प्रजा के प्रति राजा क्या करता है, प्रजा के प्रति राजा ये भाव अपनाता है कि प्रजा मेरे लिए मेरी संतान के समान है, मैं ऐसा क्या कर दूं उनके लिए जिससे वो मेरे प्रति जो है हमेशा सकारात्मक जो है भाव रखे। तो प्रजा के अंदर इतना डर भी नहीं होना चाहिए और इतना निडरता भी नहीं होना चाहिए कि प्रजा से डरे ही ना हो। तो एक ऐसा भाव होना चाहिए पिता के समान। मैंने कहा कि पिता के समान, पिता से बच्चे को कहीं ना कहीं यहाँ पे डर भी लगता है और बच्चा कहीं ना कहीं इतना डर भी होता है कि अपनी बात रख भी सके। अगर मान लो ऐसे माता पिता हैं जिससे बच्चा अपनी कोई भी पर्सनल या व्यक्तिगत कोई भी बात नहीं कर पाता, तो वो पिता जो है अपनी जो पेरेंटिंग है वो सही नहीं कर रहा है। जो संतान के प्रति उनका जो भाव है बहुत ही गलत है, नकारात्मक है। एक पिता या माता को ऐसा नहीं होना चाहिए कि संतान उससे कोई अपनी बात शेयर ही ना कर पाए। तो यहाँ पे उसी तरीके से प्रजा के लिए भी कहा गया कि प्रजा अपनी राजा के प्रति इतना डरे भी ना, प्रजा जो है राजा से इतना डरे भी ना कि वो कोई बात कोई भी तरीके से कहीं शेयर भी ना कर पाए, क्योंकि उनको लगेगा कि दंड दे देगा राजा। अगर हमने कुछ आलोचना कर दी, कुछ बोल दिया, कुछ मांग लिया तो राजा क्या कर देगा, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देगा, अंग भंग करवा देगा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इस चक्कर में ज्यादा डरे भी ना और इतनी निडर भी ना हो कि यहाँ पे राजा कुछ भी बोले तो उनका पालन ही ना हो, अपराध ज्यादा बढ़े, राजा के दंड का कोई महत्व ना हो। तो यहाँ पे जरूरत है कि राजा के राज्य में प्रजा के डर के कारण अपने घर के दरवाजे खुले रख करके सो सके। यही सच्चा क्या होता है, राजा होता है। राजा का डर इतना होना चाहिए कि राजा कोई अपराध ना करे तो प्रजा अपने जो है घर के दरवाजे भी खोल के रखे रात को और आराम से सो सके। पता हो उनको उनको इतना भरोसा हो कि हमारा राजा हमारी सुरक्षा करेगा। अगर कोई अंदर घुसेगा ना, पहली बात तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि अपराधी इस प्रकार से राजा की जो है चंगुल से दंड की वजह से बच नहीं सकते हैं। जो भी बचेंगे तो राजा उनको नहीं बख्शेगा। तो इस तरीके के भाव होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आज का डिस्कशन हो जाता है। अब हमारे लिए काम का ये है कि देखो साथियों, आपने पढ़ लिया है शांति पर्व का राजधर्मानुशासन। काम का ये होगा आपके इंटरव्यू में और आपके एग्जाम में, रिटन एग्जाम में, कि आखिर शांति पर्व किन चीजों से समानता रखता है। और अगर वो समानता रखता है तो फिर होगी प्रॉब्लम क्या, दिमाग में।
दिमाग में आपकी भरेंगी जटिलताएं। अभी तो क्योंकि दो थिंकर हुए हैं, दूसरी थिंकर की बात हम कर रहे हैं, दूसरी विचारधारा की बात कर रहे हैं, शांति पर्व। जब बहुत सारे विचारक हो जाएंगे, बहुत सारी विचारधारा हो जाएंगी, तो मिक्स होने की चांसेस रहेंगे। सबने एक जैसी बातें बोली हैं, तो ऐसे में हम तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। तो हम राजधर्म के अनुशासन जो ये व्यवस्था है, खंड है ये, इसका हम तुलनात्मक एक डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से विचारक भी ऐसी ही बातें कहते हैं, कौन से विचारक इससे थोड़ा सा असमान या फिर अलग बातें कहते हैं। तो समझते हैं कि जो ये बात हमने अभी की है, ये शांति पर्व को लेकर के, शांति पर्व की ये बातें कौन कौन से विचारकों में भी और देखी जाती हैं। चलिए समझते हैं इसको। अगर हम थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे ना, तो थॉमस हॉब्स का नाम आपने बहुत अच्छे सुना होगा, ब्रिटेन के थे। और ब्रिटेन में 16वीं सदी के आसपास, 15वीं 16वीं सदी के आसपास इनका देखा जाता है जीवन। 1688 की जो क्रांति थी इनके आसपास ही हुई थी लगभग, और पूरे का पूरा ब्रिटेन गृह युद्ध की चपेट में था। जब ब्रिटेन में गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, तो हर एक व्यक्ति हिंसात्मक था, हिंसात्मक ही दिखता था। एक दूसरे को मार करके अपनी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वतंत्रता का उपयोग करता था, अपनी संपत्ति को बढ़ाने का काम करता था, अपने स्वार्थ की पूर्ति करता था। तो थॉमस हॉब्स की जो विचारधारा है वो मानव को लेकर के, इंसानियत को लेकर के बहुत ही नकारात्मक है। वो कहते हैं कि मानव क्या होता है, प्राकृतिक रूप से क्या होता है, निरंकुश होता है, प्राकृतिक रूप से जंगली होता है, बहुत ही पाश्विकता की स्थिति होती है, बहुत ही जानवर प्रवृत्ति का होता है। और मानव जो है धीरे धीरे इस प्रवृत्ति का जो अगर रहेगा, तो धीरे धीरे वो पूरी पूरी समाज को नष्ट कर डालेगा। तो ऐसे में राज्य की उत्पत्ति होना जरूरी है। इस मत्स्य न्याय की उत्पत्ति खत्म करने के लिए हमें राज्य की उत्पत्ति करना पड़ेगा। तो सेम यही बात शांति पर्व में भी देखने को मिलती है। तो हम तुलना कर सकते हैं हॉब्स की, कौटिल्य से भी कर सकते हैं और शांति पर्व से भी कर सकते हैं। प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था होती है, और इससे बचने के लिए हमें सामाजिक समझौता करना पड़ेगा और राज्य का निर्माण करना पड़ेगा। तो उसने लेवियाथन वर्ड कहा। यहाँ पे जो है शांति पर्व के अंतर्गत आप कह सकते हो कि जो है राजधर्मानुशासन की बात की जाती है, वहां पे लेवियाथन की बात थॉमस हॉब्स कहता है। प्लेटो से कह सकते हैं, प्लेटो से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि देखो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि राजा को यहाँ पे पिता के स्वरूप में और जनता को यहाँ पे संतान के स्वरूप में दिखाया गया है। तो राजा यहाँ पे इतना अच्छा होना चाहिए, इतना सद्गुणी होना चाहिए, इतना दार्शनिक होना चाहिए, इतना आध्यात्मिक होना चाहिए कि वो अपनी संतान के सुख में ही अपना सुख ढूंढे। प्रजा को अगर कोई भी किसी भी कारण से दुख हुआ है ना, तो वो यहाँ पे विचलित हो जाए, यहाँ पे उसकी आंख में भी आंसू आ जाए, ये उसके लिए विष के समान हो उसका प्रजा का दुख। तो यहाँ पे ये ऐसी प्रवृत्ति किस में हो सकती है, ऐसी प्रवृत्ति एक सद्गुणी एक दार्शनिक शासक में ही हो सकती है। तो फिलोसोफर किंग जो आपने प्लेटो का पढ़ा होगा, या इन केस अभी फ्यूचर में हम क्लास करेंगे तो बिल्कुल पढ़ेंगे, फिलोसोफर किंग वाली बात कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके अंदर भी मिलती है। यहाँ पे शांति पर्व में इसको राजर्षि नाम से उल्लेखित किया गया है। राजर्षि, जिसको आप पता है राजा, जब राजा ऋषि के समान यहाँ पे क्या करे, गतिविधियां अपनी संचालित करे, तो राजा में ऋषि जैसे गुण देखे जाए तो उसको राजर्षि बोला जाता है। तो शांति पर्व में राजर्षि हो गया, और प्लेटो का यहाँ पे द रिपब्लिक में आपको पता है यहाँ पे दार्शनिक राजा हो गया। ये एक समान ही है। मैकियावेली से हम कह सकते हैं, मैकियावेली राजा नैतिकता से ऊपर है, राजा हित में वही झूठ बोल सकता है और हत्या कर सकता है। इस मामले को लेकर के हम डिस्कस करेंगे आप धर्म में, इस बात को हम डिस्कस करेंगे आप धर्म में। यहाँ पे उल्लेखित इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पे मुख्य काम क्या होना चाहिए, मुख्य काम राजा का ये होना चाहिए कि प्रजा के कल्याण में काम करे। अगर जरूरत पड़ जाए तो उस प्रजा के कल्याण में उसको राजा की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा करनी पड़ेगी। जनरली देखो, एक बात पता होना चाहिए कि अगर प्रजा के कल्याण करना है तो आपको एक राज्य बना करके रखना है प्रॉपर, उसका एक प्रॉपर भूभाग हो, एक क्षेत्र हो, उसमें प्रॉपर तरीके से एक जो है दुर्गीकृत व्यवस्था हो, सेना हो, उसमें तो पूरा का पूरा एक ढांचा तैयार होना चाहिए, साप्तांग ढांचा होना चाहिए। तो ऐसे में जरूरत क्या होती है, ऐसे में जरूरत होती है कूटनीति की। तो उसमें अगर जरूरत पड़े तो उस राज्य को संचालित करने के झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोल दो, हत्या भी करनी पड़े या हत्या करवानी पड़े तो वो हत्या करवा दो, लेकिन अल्टीमेट हमारा उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, वो है प्रजा का कल्याण। तो इस तरीके से मैकियावेली वाली बात थोड़ा सा लिंक होती है, लेकिन इसको हम आप धर्म में कैटेगरी करेंगे, समझेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। जेरेमी बेंथम के मामले में यहाँ पे एक तुलना ये मिलती है, या हमें समानता मिलती है हमें मुख्य रूप से, कि जेरेमी बेंथम ने बोला है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की है। इसी को बोला जाता है यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म। जैसे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा लोगों के यहाँ पे सुख की बात यहाँ पे की गई है, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की गई है। तो जेरेमी बेंथम का जो ये उपयोगितावाद का सिद्धांत है, ये कहीं ना कहीं क्या कह सकता है, क्या कह सकता है यहाँ पे, ये कह सकता है कि कैसे यहाँ पे शांति पर्व में भी, शांति पर्व में भी क्या बोला गई ये बात, शांति पर्व में भी यही बात तो बोली गई है कि राजा का मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए, राजा का मुख्य कर्तव्य यहाँ पे प्रजा रंजन होना चाहिए। तो प्रजा रंजन से हम यहाँ पे तुलना कर सकते हैं, प्रजा रंजन मतलब प्रजा के सुख होना चाहिए।
मनोरंजन, उनका एक प्रकार से उनका हित, उनका जो है लाभ, उनके सुख में हमें कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। तो राजा का मुख्य कर्तव्य यहाँ पे प्रजा रंजन होना चाहिए। तो प्रजा रंजन और यहाँ पे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख की बात यहाँ पे गई है। तो जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद और शांति पर्व का प्रजा रंजन, ये यहाँ पे बात आपको ध्यान रखनी बहुत समान है। इसके बाद कौटिल्य और मैकियावेली से फिर भी तुलना हम कर सकते हैं। शासक कठोर होना चाहिए और दंड का उसको प्रदर्शन करना चाहिए। दंड इसलिए करना चाहिए क्योंकि दंड की वजह से लोग, दंड की उपस्थिति से ही लोग डर जाएंगे। दंड की उपस्थिति से ही क्या होना चाहिए, लोग डर जाए, डर का भाव होता है। तो डर का भाव ही कहीं ना कहीं यहाँ पे अपराध करने से उगता है। ठीक है, तो प्रदर्शन यहाँ पे लिखा है, दंड का उपयोग तो बाद की बात है, प्रदर्शन ही उसको प्रस्तुत ही कर दो आप, वो यहाँ पे मैटर करता है। एडम स्मिथ को लेकर के हम और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे आगे जाकर के, आप धर्म में भी एक बार इसका उल्लेख यहाँ पे भी करेंगे। एडम स्मिथ ने, आपको पता होगा, एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात की है। ठीक है, आप जब इसको पढ़ोगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, उदारवाद के अंतर्गत आपने नाम पढ़ा होगा एडम स्मिथ का, उदारवाद। ठीक है, उदारवाद में भी कौन सा उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद। ठीक है, तो नकारात्मक उदारवादी माने जाते हैं कौन, एडम स्मिथ। तो नकारात्मक उदारवादियों का एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि खुला बाजार हो, कोई भी हस्तक्षेप ना हो, यहाँ पे राजा का ज्यादा यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव टैक्स की बात भी कहते हैं कि जो जितना कमाएगा उसको उससे उतना ही ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात कहते हैं ये। तो कराधान के सिद्धांत में ये क्या है, और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऐसा भी होना चाहिए कि ज्यादा ये बोझ के रूप में भी ना लगे, बहुत ही संतुलित होना चाहिए, बहुत ही संतुलित होना चाहिए, और एक निश्चित सीमा में होना चाहिए। टैक्स सुविधाजनक हो, न्यायपूर्ण हो, जस्टिसेबल होना चाहिए, और बोझ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की बातें ये कहते हैं। और सेम यही बात हम भी शांति पर्व में पढ़ के आए हैं कि शांति पर्व में कि जैसे मधुमक्खी के समान ऐसे रस आप सिंचित कर लेते हो, संचित कर लेते हो, जो शहद का निर्माण भी कर लेता है और फूलों को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। माली के समान, ग्वाल और बछड़े के समान यहाँ पे एक संबंध होना चाहिए। तो ये आप बातें यहाँ पे पढ़ के आ गए हो। यहाँ पे टैक्सेशन की बात शांति पर्व में जो बोली गई है वो है 1/6, ये हिस्सा होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा बोझ के रूप में भी नहीं होगा और ज्यादा यहाँ पे कम भी नहीं होगा। तो ये है। और प्लेटो का लास्ट यहाँ पे जो तुलनात्मक एक संबंध है वो यहाँ पे और करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करेंगे। देखो, प्लेटो ने शासक का अपना कोई परिवार या निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए। आपने साम्यवादी सिद्धांत पढ़े होंगे प्लेटो के, ये पढ़ोगे आगे जाकर के, मैं ये भी करवाऊंगा। प्लेटो ने ये बात बोली थी कि राजा को परिवार नहीं रखना चाहिए, जिससे वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि एक राजा या कोई अधिकारी या कोई भी सैनिक भ्रष्टाचार तब करता है जब उसके अंदर लालच आता है, खुद के लिए या अपने परिवार के कुछ कमाने के लिए। तो इस तरीके की जब हरकतें करता है तो उसमें मुख्य कारण यहाँ पे उसका परिवार होता है, उसके जो आसपास के सगे संबंधी होते हैं। तो प्लेटो ने ये कहा था कि जो बड़े पदों पे हैं, सर्वोच्च पदों पे और अति महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उनको यहाँ पे साम्यवाद की स्थिति अपनानी चाहिए। वो है कौन से, शासक को अपनाना चाहिए और सैनिक वर्ग को। प्लेटो ने तो यहाँ पे शासक को, साम्यवाद किसके लिए कहा है, शासक के लिए कहा है, और सेना के लिए कहा है, सेना के लिए, सेना और शासक के लिए। क्योंकि इनका काम ही इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अगर इस तरीके की भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। उसी प्रकार से शांति पर्व में भी हम कह सकते हैं कि संपत्ति को लेकर के यहाँ पे ऋषि के रूप में यहाँ पे बोला गया, ऋषि के रूप में यहाँ पे गतिविधियां अपनानी चाहिए, राजऋषि बनना चाहिए। ऋषि के पास कभी भी कुछ भी संपत्ति नहीं होती है। वो एक कैसे होते हैं ऋषि, आपको पता है, पुराने जमाने के ऋषि बिल्कुल एकदम सन्यासी प्रवृत्ति के होते, कोई संपत्ति नहीं, शरीर पर भी एक ही कपड़ा होता है जिसको वो लपेट लेते हैं, और फिर एक हाथ में कमंडल लेके चलते हैं, उसी से वो पानी पी लेते हैं, उसी से वो अपना भोजन कर लेते हैं, और दिन रात लोगों की सेवा में, लोगों की ज्ञानवर्धन में लगे रहते हैं। तो प्रजा के लिए यहाँ पे राजा को भी इसी तरीके की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए और ऋषि के रूप में रहना चाहिए। तो इसलिए एक नया कॉन्टेक्स्ट आपको पता होगा, राज ऋषि में बता चुका हूँ, राजर्षि जिसको कहते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट हमें कहीं ना कहीं प्लेटो के इस प्रकार के सिद्धांत से हमें देखने को मिलता है। और जॉन ऑस्टिन, ये बात भी आप थोड़ा सा इनको, जॉन ऑस्टिन को भी याद रखो, जॉन ऑस्टिन से भी हमें समानता देखने को मिलती है। कैसी समानता देखने को मिलती है, जॉन ऑस्टिन ने एक बात बोली थी कि राजा का आदेश ही कानून होता है। कोटल ने भी यही बात बोली थी, राजा का आदेश ही सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, उसको कोई चैलेंज नहीं करता है, या उसको कोई चैलेंज नहीं करना चाहिए, किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। तो यही बात शांति पर में मिलती है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है, कमांड ऑफ सॉवरन इज लॉ, कि जो सॉवरन है, जो राजा है, जो संप्रभु है, उसका आदेश ही अपने आप में कानून होता है। क्योंकि वो कैसा है, वो राज ऋषि है, वो प्रजा रंजन में काम कर रहा है, वो सबकी भलाई में काम कर रहा है, जो सबकी सुरक्षा में काम कर रहा है, उसका फिर आदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे
आपको बात समझ में आ गई होगी। बाकी विदेश नीति को लेकर के मैं आपको बता चुका हूँ, विदेश नीति का आप धर्म में हम डिस्कस ज्यादा करेंगे क्योंकि इसमें कूटनीति की बातें ज्यादा हैं। तो विदेश नीति के मामले में कौटिल्य से बहुत ज्यादा यहाँ पे हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि मंडल सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा वो 12 जो दोस्त मित्र हैं हमारे, शत्रु हैं, अरि मित्र, ठीक है। तो इन सब का जो है व्यवस्था यहाँ पे शांति पर में भी दे रखा है, और साथ में 60 गुण नीति, कैसे कब हमें शांति अपनानी है, कैसे हमें संधि करनी है, कैसे हमें हमें यान, ठीक है। तो ये सब पे बढ़ना है, और कब हमें दोस्त रखने हैं, कब हमें दुश्मन रखने हैं, कब हमें दोस्त से भी दुश्मनी करनी है, कभी दुश्मन से भी दोस्ती करनी है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे कौटिल्य के अनुसार यहाँ पे शांति पर में भी समझाई हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन हो जाता है किस चीज को लेकर के, राजधर्म अनुशासन को लेकर के हो जाता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे आप धर्म को लेकर के, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल ग्रुप में पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम बिल्कुल तत्पर हैं आपके हर एक डाउट को लेकर के, उनका निवारण करने को लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सबको।